डायरेक्ट सेलिंग की इस मुहिम में कि हमने पूरी इंडस्ट्री को इकट्ठा करना है, कम्युनिटी क्रिएट करनी है, उस मुहिम में आपका फिर एक बार स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। और आपके चैनल पे जब आपसे बातचीत करते हैं तो समय का पता नहीं चलता। और इनिशियली हमने एक एपिसोड के बारे में सोचा था, आज तीसरा एपिसोड है। तो ये आप लोगों की मैं ये बोलूंगा कि जो आपकी मुहिम है और जो मैं थोड़ा बहुत कर पाया हूँ डायरेक्ट सेलिंग के लिए, तो क्योंकि वो अलाइंड है आपस में, इसीलिए शायद हम इतनी बात आगे बढ़ा सके। हार्दिक धन्यवाद आपका दोबारा से मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। जो पहला एपिसोड था तो उसमें हमने डिजिटली हैंडशेक किया था और वो हैंडशेक हमारा बिल्कुल बरकरार है। और आपसे मिलने के बाद एक्चुअली पर्सनली मैंने बहुत अच्छा महसूस किया, जैसे आप किसी एक मिशन पे रहते हैं और कुछ लोग आपके साथ में जुड़ जाते हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं यार मैं अकेला नहीं हूँ। तो वैसी एक फीलिंग आपसे मिलने के बाद में मेरी रही और हमारे व्यूअर्स की रही। सो आज हम लोग सीधा सर उसी रिसर्च पे आते हैं जो रिसर्च आपने 2012 में किया था, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स इन डायरेक्ट सेलिंग। कोई भी आदमी वो बोल सकता है जो सक्सेसफुल है, लेकिन आपने चूंकि रिसर्च किया है, आपने इंडिया से बाहर जो सक्सेसफुल लोग हैं उन पे भी शायद रिसर्च किया, इंडियन लोगों पे भी रिसर्च किया, शायद बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ने पड़े होंगे। मैंने भी पिछले दिनों पीएचडी करने की सोची थी डॉक्टर साहब, और मैं इतना व्यस्त रहा कि पीएचडी में जो मेरे डॉक्टर थे, डॉक्टर धर्मराज शर्मा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से मैं पीएचडी कर रहा था, तो वो रिटायर हो गए और मैं कर नहीं पाया, वो अधूरा है। तो मुझे मालूम है कि बहुत सारा रिसर्च वर्क उसके लिए करना होता है। सो हम लोग उसी पॉइंट पे सीधे आ रहे हैं, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। पहले तो ये सब्जेक्ट आपने क्यों चुना, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग पे भी आप बहुत सारे सब्जेक्ट चुन सकते थे, और इसके पीछे की बैकग्राउंड और ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या हैं सर, विस्तार से बताइए प्लीज। चलो, और जैसा आपने बताया ही कि पीएचडी का मेरा टॉपिक रहा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। इसके पीछे का जो रीजन था सुरेंद्र जी, मैं आपको बताऊं कि वो ये रीजन था, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि रिसर्च एक ऐसी चीज है जो कि जिसमें आप कुछ नया दुनिया को दे रहे हो, जिसमें आप कुछ समस्या का समाधान कर रहे हो। और जनरली अगर वो समस्या ऐसी है जो कि आपके दिल के करीब है, तो आप उसमें ज्यादा अच्छा समाधान दे सकते हो। तो सबसे पहली बात ये हुई कि डायरेक्ट सेलिंग में जब मैं आया तो मैं काफी समय तक कंपनीज, मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ भी जुड़ा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं कुछ और बिजनेस भी ट्राई करता रहा, जॉब भी करता रहा, कभी कुछ करता रहा, तो मैं कभी फोकस होके डायरेक्ट सेलिंग की तरफ नहीं आ पाया। और उसका कारण ये था कि शायद जिस समय मैंने इसको काफी जोर से किया, जिस समय मैंने काफी पैशनेटली बिजनेस को स्टार्ट किया बिल्ड करना, उस समय मुझे शायद वो वांछित सक्सेस नहीं मिला जो कि मुझे लगता है कि मुझे मिलना चाहिए था, या जो मुझे लगता है कि मैं डिजर्व करता था इतनी एजुकेशन लेने के बाद। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज ऐसी है जो लैकिंग है। और बहुत सारे जैसा आपने भी बताया कि रिसर्च की तो सारी दुनिया में जितने भी एजुकेशन सिस्टम है जो कि डायरेक्ट सेलिंग को केटर करते हैं, जो बहुत सारे, आपको पता है कोई भी डायरेक्ट सेलर अगर एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेता है तो अपने ग्रुप मच्छरदानी बांधना। हाँ, हम ना बने नहीं, दर हम बांध देंगे, दिल रहे कुछ करिए मत। सर्फ निकाल बेटा। एकदम जल्दीबाजी में रह लेला है।
ये काम करे तो बाद में मच्छरदानी लगा कितना कपड़ा धोएगा सब उतारा कौन टेंशन नहीं तो सब रंग तो धोए रसमनिया धोए के बाद करी के जाके तो आई बदल बनी है रे को ना धो मतलब तने हम तबीयत भी है तो खराब है तोरे कितना कार्यक्रम सुबह रही दो बोलो कब बजे जितना सवेरे हो सके हमरा देखो सवेरे तू तू आज इतना जीवाई कहा उन्हीं से तुर के दे दें भोरे के उन्हीं कर ले जाए नहीं क्या अच्छा लगा जनी बने तो सब्जी तो बोरी का दे बोरी का हाँ जी क्या नाम ना पड़ता बूढ़ पुरानिया का दे दो जी कहां खड़ा हो क्या कर रहा ठीक है बात नहीं बोला विनीत नेटवर्क स्लो चल रहा था करिया गला फिर से फुटा हुआ भी देखा विनीत तार भगो ठीक बा हाँ आराम बात नहीं होगा ना इका आराम का भी तू अपन आराम देखा ना आराम बात तो बेगो का आधा बीमारी जिस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है, यूनिवर्सिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आईडीएसए के साथ भी आप एसोसिएटेड रहते हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग में भी इन्वॉल्व हैं, तो बहुत सारे कामों में आप हैं। लेकिन डॉक्टर साहब आपने पिछली बार हम सबको बताया था कि एजुकेशन जो है उसको बांटना चाहिए, तो आपको तो मैं मना लूंगा, व्यूअर्स से मैं कमेंट जरूर चाहूंगा उस पर। और आज हम लोग सीधे पॉइंट्स की बात करते हैं। सर प्लीज गो अहेड। मैं चलो आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, और जैसा आपने बताया अगर क्योंकि मैं तो सर मेरा जो जीवन है वो डायरेक्ट सेलिंग के लिए डेडिकेटेड है और डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड है स्पेसिफिकली। तो अगर आपको लगता होगा कि मेरे ये जो रिसर्च है ये किसी काम आ सके, तो रिसर्च आदमी करता है इसीलिए कि किसी के काम आए। तो अगर ये काम आ सकेगी तो मैं चाहे रात दिन कभी भी समय निकालेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपको बताया था बिजी पीपल हैव टाइम फॉर एवरीथिंग, और जो निठल्ले होते हैं उनके पास किसी भी चीज के लिए समय नहीं होता है। तो आप भी बहुत बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी आप अपने पैशन के लिए समय निकालते हैं। वैसे हर एक सक्सेसफुल आदमी के साथ है, तो हर एक आदमी अपने जीवन में जिस चीज के लिए वो पैशनेट है उसके लिए उसके पास समय निकल आता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जरूर करेंगे। मैं आपको सीधा पॉइंट पे लेके चलता हूँ। 6 पॉइंट्स जो हमने निकाले थे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो सबसे पहला प्राइमरी पॉइंट है डायरेक्ट सेलिंग का, जो बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, वो होता है वॉल्यूम, कि आप कितना वॉल्यूम कर रहे हो। कोई भी कंपनी जो आपको पैसा दे रही है, और अगर वो जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है तो वो आपको सेल्स वॉल्यूम के ऊपर पैसा देगी। कोई भी कंपनी अगर सेल्स वॉल्यूम के अलावा किसी भी चीज पे पैसा बांट रही है तो वो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। तो जो पैसा आएगा वो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम से आएगा, ना वो कोई मेंबरशिप से आएगा, ना वो किसी और चीज से आएगा, है ना, ना वो कोई समय से आएगा कि इतने समय तक आप रहोगे तो आपको पैसा आ जाएगा, इतने मेंबर बनाओगे, तो ये चीजें नहीं है। सिर्फ सेल्स पे पैसा मिलेगा, वॉल्यूम पे पैसा मिलेगा, ये समझना बड़ा जरूरी है। वॉल्यूम कैसे आएगा? सबसे पहली चीज 100% यूज करना है, आपने प्रोडक्ट को यूज करना है। जो प्रोडक्ट है उसको आप खुद यूज कीजिएगा। अगर आप खुद यूज नहीं कर सकते तो वो प्रोडक्ट यूज करने लायक नहीं है। अगर वो प्रोडक्ट यूज करने लायक नहीं है तो डायरेक्ट सेलिंग में वो चल नहीं सकता। प्रोडक्ट क्वालिटी इज द नंबर 1 फैक्टर व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट की क्वालिटी आपके बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, राइट। दूसरी बात, वॉल्यूम कहां से आएगा? दूसरा वॉल्यूम आता है सेल करने से, सेलिंग करने से, रिटेल करने से। और बहुत बार हमारे को लगता है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि रिटेलिंग का मतलब है जी थैले लेके घर घर बांटने जाओ, तो वो भी किया जा सकता है, वो एक सेल्स मॉडल है, वो कोई बुरा मॉडल नहीं है। मैं सेल्स पढ़ाता हूँ यहाँ पर, मुझे उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं लगती। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि ये चाहता है, जो कि उसमें कंफर्टेबल है, वो करे। लेकिन प्राइमरीली हमारा जो मॉडल है वो रिटेल का मॉडल नहीं है। जबकि हम बोलते हैं कि अगर आप कंजम्पशन भी करें और एक वॉल्यूम क्रिएट करें, थोड़ा बहुत अपने सॉफ्ट सर्कल में थोड़ी सेलिंग करें, ताकि आपको पता चले आपका प्रोडक्ट सेलेबल है कि नहीं है, तो वो भी सही है। और तीसरी चीज होती है, वो होती है स्पॉन्सर करने से। लोगों को हम आगे अपने ग्रुप में लेके आते हैं। जैसा
हमने शुरू में भी बोला था डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है अपनी शॉप चेंज करना, अपने घर में अपना प्रोडक्ट रिप्लेस करना और दूसरों के घर में प्रोडक्ट रिप्लेस करवाना। तो स्पॉन्सर करके भी आपकी वॉल्यूम में थोड़ी सी ग्रोथ मिलती है। इनमें से अगर सबसे क्रिटिकल में कंबल अगर आपको बोलूं तो प्रोडक्ट का जो यूजेज है वो सबसे क्रिटिकल है, और ये मैंने हायरार्की में आपको बताया है। यूजेज, आपका रिटेल और स्पॉन्सरिंग, तो ये तीन चीजें हैं। एक आदमी अगर यूज नहीं करेगा नेटवर्क मार्केटिंग में कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर वो सेल करेगा तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, और अगर वो स्पॉन्सर करेगा तो वो बड़े से बड़े पायदान पे जा सकता है। तो पहला सक्सेस फैक्टर है सेल्स वॉल्यूम, राइट सर? यस सर। जो दूसरा जो सक्सेस फैक्टर है और जो कि भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एसोसिएशन। और अगर मैं आपको अपनी पूरी रिसर्च की बात बताऊं तो उसमें जो सिंगल मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर निकल के आया वो था मीटिंग्स, और जिसको हम एसोसिएशन बोलते हैं। तो एसोसिएशन सेकंड फैक्टर है। एसोसिएशन किस तरीके से होगी? पहली एसोसिएशन होती है मीटिंग्स के जरिए। अब मीटिंग्स, क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है तो मीटिंग्स हमारी थोड़ी सी शुरू में इनिशियली हमारी मीटिंग्स क्या हुई, हमारी मीटिंग्स थोड़ी कम हो गई, और हमें लगता था कि यार मीटिंग्स ही जान है बिजनेस की, क्योंकि वहां पर हम एसोसिएट होते हैं, वहां हमें बड़े लीडर्स दिखते हैं, है ना? तो लेकिन अब क्या हुआ, अब जूम के माध्यम से दुनिया बड़ी सिकुड़ गई है और चेंज हो गया सारा का सारा, सोच चेंज होगी, और हमें ये समझ में आ गया कि बड़े हॉल्स की जरूरत नहीं है इफेक्टिव मीटिंग्स के लिए, टेक्नोलॉजी से भी वो संभव है। तो चीजें चेंज हुई है लेकिन बेसिक्स वही रहते हैं। एसोसिएट तो करना पड़ेगा। अगर आप अपने सक्सेसफुल लोगों के एसोसिएशन में नहीं हो, ऐसे लोगों की एसोसिएशन में नहीं हो जो कि बिजनेस के लिए प्रो है, तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बिजनेस के एंटी हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो आपको भी धरातल पे ले जाएंगे। तो एसोसिएशन सेकंड फैक्टर है, जिसके सब फैक्टर्स क्या है? पहला मीटिंग्स, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल मीटिंग्स हो, चाहे वो वन ऑन वन मीटिंग्स हो। दूसरा होता है ऑडियो विजुअल्स। आपके जो प्रोग्राम देखते हैं उनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत अच्छा उनको जानकारी मिलती होगी। और इसमें भी मैं आपको एक थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज के समय में, मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी हमारी बात हुई थी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, और पता नहीं कहां से वो जानकारी इकट्ठी लेके आते हैं, और वो सुपर कोच, सुपर पता नहीं कौन कौन से चीफ मोटिवेटर कुछ ऐसे बन जाते हैं, और थोड़े समय बाद वो कुछ और ही बातें करने लग जाते हैं। तो इन लोगों को मत देखिए, है ना? मतलब आप क्या देख रहे हैं, ऑडियो विजुअल भी आप क्या देख रहे हैं, इसके ऊपर भी आपका कंट्रोल होना चाहिए। आपके अपने ग्रुप में भी वही परोसो आप, और आपका कंट्रोल होना चाहिए कि आपका जो ग्रुप है, आपका जो नेटवर्क है, वो क्या देख रहा है। तो आपका चैनल है, जैसे मैं बड़ा हाईली रिकमेंड करता हूँ सभी को, क्योंकि आप कभी भी आप इंडस्ट्री की बात करते हो, आप एक अच्छी बात करते हो, है ना? और भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो बहुत अच्छी बात करते हैं। तो उन लोगों को जो लोग इंडस्ट्री की समझ रखते हैं, जिनको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने और अच्छे बुद्धिजीवियों से सीखा, उनको सुनिए। तो ऑडियो विजुअल, और तीसरी चीज बुक्स है। तो बुक्स में तो आपको पता ही है कि बुक्स भी एसोसिएशन है। एक व्यक्ति, आप उस व्यक्ति की एसोसिएशन में है जिसने 40 साल लगा दिए उस चीज को समझने में, एक चीज को समझने में। बहुत सारी ऐसी बुक्स मिलेगी आपको। पर्सनैलिटी प्लस आप देखिए फ्लोरेंस लिटियर की, आप 5 लव लैंग्वेजेस देखिए गैरी चैपमैन की। उस व्यक्ति ने सारी जिंदगी लगा दी ह्यूमन रिलेशंस को समझने में, और वो आपको एक 200 रुपए की किताब में समझा रहा है कि अपने प्रेम को कैसे बरकरार रखा जाए, क्या लव लैंग्वेजेस है। तो उससे बड़ी एसोसिएशन क्या, वहीं से सीखते हैं। दूसरा सक्सेस फैक्टर मीटिंग की जगह पे एसोसिएशन, राइट सर? राइट कुछ बोलना चाहेंगे आप इसके बारे में? ये वंडरफुल सर। मैं तो मतलब खो गया हूँ, डूब गया हूँ आपकी इसमें, और मैं अपने आप को चेक कर पा रहा हूँ कि मुझे कहाँ करेक्ट करने की जरूरत है, कहाँ ज्यादा सीखने की जरूरत है। वंडरफुल सर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जो तीसरा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है उसको हम बोलते हैं डुप्लीकेशन। और हमने हमेशा ये सुना है कि व्हाट डजंट डुप्लीकेट इन नेटवर्क मार्केटिंग डज नॉट वर्क। जो चीज डुप्लीकेट नहीं हो सकती वो काम नहीं करती है। हमने बहुत बार देखा है, कुछ लीडर्स होते हैं वो अपने आप को एक्सपर्ट बनते हैं। वो बोलते हैं यार क्या तुम्हारे को नॉलेज चाहिए, मुझसे लो। तुम्हारे ग्रुप में भी किसी को नॉलेज चाहिए, मुझसे लो, उसको मेरे पास भेजो, मैं बताऊंगा। तो जहां ये मैं बताऊंगा वाली बात आ गई, जहां एक्सपर्टीज की बात आ गई, वहां नेटवर्क मार्केटिंग खत्म है। क्योंकि आप जो बता सकते हैं अगर वो दूसरा नहीं बता सकता तो आपने उसकी लाइफ में डुप्लीकेशन क्रिएट नहीं किया। आप जो ये बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग का सर, इसको क्या बोला जाता है वत्स साहब आपको पता है? इसको बोला जाता है
लीडरशिप का बिजनेस, इट्स अ लीडरशिप बिजनेस, इट्स नॉट अ स्पॉन्सरशिप बिजनेस। और आपने भी सुना होगा जो स्पॉन्सरशिप है, इट इज द इजीएस्ट जॉब इन दिस बिजनेस। किसी को स्पॉन्सर करना इस बिजनेस का सबसे आसान काम है। जिस दिन किसी को आप स्पॉन्सर करते हो उस दिन आपका काम शुरू होता है, और कई लोगों के लिए उस दिन उनका काम खत्म हो जाता है। तो यही फर्क है एक लीडर में। तो डुप्लीकेशन ऐसा काम करना है जो कि हर एक आदमी आराम से कर सके। आप अगर अपना प्रेजेंटेशन अगर आप दे रहे हो, लैपटॉप ले जाओगे, आप प्रोजेक्टर ले जाओगे और बड़ा बड़ा खूब ऐसा करोगे, स्क्रीन ले जाओगे, तो सामने वाला डर जाएगा, वो बोलेगा यार ये तो मैं जब तक प्रोजेक्टर नहीं खरीदूंगा तब तक काम नहीं होगा। तो ये चीजें ज्यादातर काम नहीं करती हैं। तो डुप्लीकेशन के 3 पार्ट। पहला प्रोस्पेक्टिंग सिखानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल ही प्रोस्पेक्टिंग है, रॉ मटेरियल ही लोग हैं। हिंदुस्तान में प्रोस्पेक्टिंग की इतनी जरूरत नहीं है जितनी बाहर है, लेकिन फिर भी काफी जरूरत है, क्योंकि आपका बिजनेस स्ट्रेंजर्स बिल्ड करेंगे। तो प्रोस्पेक्टिंग, लीडरशिप डेवलपमेंट, और तीसरा एक ऐसा सिस्टम बनाना जो कि डुप्लीकेटेबल हो। चाहे वो कोई ऐप हो, चाहे वो कोई आप बुक के फॉर्म में हो, चाहे कुछ भी ऐसी चीज हो, लेकिन एक डुप्लीकेटेबल सिस्टम हो जिसमें कि कोई भी व्यक्ति आए और वो सीखता चला जाए, और वो समझता चला जाए, और वो करता चला जाए, और वो सिखाता चला जाए। तो डुप्लीकेशन हमारा तीसरा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। चौथा जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है, सर बताइए। जी, मैं एक्चुअली इससे बहुत रिलेट करता हूँ, और मेरा ऐसा मानना है कि इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट पे जितनी बात होनी चाहिए उतनी शायद लोगों ने नहीं की है। और मुझे याद आ रहा है, मैंने सिद्धार्थ सिंह जी का एक इंटरव्यू लिया था, और उस इंटरव्यू में चूंकि सिद्धार्थ सिंह ने बहुत सारे लीडर्स क्रिएट करे, तो वो पूरा इंटरव्यू मैंने इसी चीज पे फोकस किया था, डुप्लीकेशन पे, कि डुप्लीकेशन कैसे तैयार किया जा सकता है। शायद सिद्धार्थ सिंह जी ने बताया था कि उनके 21 से ज्यादा ग्रुप्स हैं, तो इतने सारे ग्रुप्स को कैसे वो मैं बनाए उन्होंने, और कैसे उनके अंदर लीडरशिप डेवलप की। सो ये बेहतरीन चीज है सर, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ इस चीज को, डुप्लीकेशन को। और मैं ये कहता हूँ कि ये हीरो बनने का बिजनेस नहीं है, ये हीरो बनाने का बिजनेस। आप लोगों के सामने अगर हीरो बनते रहेंगे, सारे काम खुद ही करते रहेंगे, तो फिर डुप्लीकेट नहीं हो पाएगा। और जो 3 आपने इसके पार्ट बताए सर, प्रोस्पेक्टिंग, लीडरशिप और सिस्टम, सो इसमें पर्टिकुलर जो तीसरा आपने पहलू बताया सर, मैं पर्सनली इसको बहुत फॉलो करता हूँ। मैं कोई भी काम करता हूँ तो मैं पहले उस काम को कोशिश करता हूँ कि उस सिस्टम में कैसे डाला जाए, कैसे डाल दिया जाए। तो वो बेहतरीन चीज है सर, अल्टीमेट चीज है। आपने बहुत गहरी नॉलेज दे रहे हैं सर आप इस इंटरव्यू में, मैं बहुत आभारी हूँ आपका सर। प्लीज गो अहेड। तो और हम जब चौथे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर की बात करते हैं सर, तो वो होता है मोमेंटम। हमने ये सुने हैं सारी चीजें, लेकिन हम कभी इनको, अगर हम क्रिटिकलिटी के उस पर हमने इसको कभी एनालाइज नहीं किया। तो मोमेंटम भी बहुत चीजें होती हैं, मोमेंटम बहुत कुछ है। आप देखोगे जिस कंपनी में लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं उसमें दनादन सक्सेसफुल होते जाते हैं, और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि अब स्टेगनेंट हो चुकी हैं। अब उनमें उस हिसाब से लीडरशिप नहीं आ रही है, उस हिसाब से टेस्टिमोनियल्स नहीं है। तो मोमेंटम होना बहुत जरूरी है, और ना सिर्फ ये कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर भी ये जरूरी है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या जिस कंपनी से आप एसोसिएटेड हैं, क्या जिस कंपनी जिससे आप एसोसिएट होने जा रहे हैं, उसमें मोमेंटम कितना है, उसमें कितने लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, कितने टेस्टिमोनियल्स हैं, कितनी तेजी से लोग पैसा कमा रहे हैं, कितनी तेजी से लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, कितनी तेजी से लोग फॉरेन टूर्स अचीव कर रहे हैं, और कहाँ के लोग कर रहे हैं, किस प्रोफाइल के लोग कर रहे हैं। तो अगर हम मोमेंटम की भी बात करें तो इसमें 2-3 चीजें बहुत जरूरी है, और जिसमें कि सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है काउंसलिंग या गोल सेटिंग। हमने पिछले इंटरव्यू में बात की, गोल सेटिंग सिखाई नहीं जाती कहीं भी, और बिना गोल के, मैंने एक बड़े सक्सेसफुल आदमी की शायद जिम डॉनर ने ये बात बोली थी, देयर इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द पीपल हु सेट गोल्स एंड द पीपल हु डोंट सेट गोल्स इज रिजल्ट्स। रिजल्ट में फर्क है। बिना लक्ष्य के अगर जो काम करते हैं उनके रिजल्ट नहीं आते हैं, आप चाहे जो मर्जी कर लीजिए। और लक्ष्य के साथ काम करते हैं, चाहे एक बार लक्ष्य अचीव ना हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है। तो काउंसिल गोल सेटिंग ऑफ मोमेंटम कभी नहीं आएगा। आप नीचे से गोल सेटिंग स्टार्ट करते हैं, ऊपर तक वो गोल फ्लो करता है। तो गोल सेटिंग एंड काउंसलिंग आर द फर्स्ट सब पार्ट ऑफ मोमेंटम। द सेकेंड इज कम्युनिकेशन। जो आपके फोकल पॉइंट है, उन फोकल पॉइंट्स के साथ, फोकल पॉइंट क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी, उन फोकल पॉइंट्स के साथ आपने रेगुलर टच में रहना है। रेगुलर का मतलब रेगुलर। आप 3 या 4 या 5 ग्रुप्स को बिल्ड कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपका कितना क्या आपके पास समय कितना है और आप कितनी इफेक्टिवली उसको मैनेज करते हैं। तो 5-6 लोगों का, 5-6 ग्रुप्स को आप हैंडल कर सकते हैं एट अ टाइम,
मैक्सिमम 6 बोला जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 3 अगर इफेक्टिवली हैंडल करने हैं तो 3 ग्रुप्स एट अ टाइम काफी होते हैं। और उन लोगों के साथ कम्युनिकेशन में रहना, उनके भी फोकल पॉइंट के साथ, पूरे ग्रुप के साथ नहीं, जिस व्यक्ति के साथ आपका फोकस है उसके साथ आपने टच में रहना है। तो ये सेकंड होता है। और तीसरा मोमेंटम का पार्ट है टेस्टिमोनियल्स। कितने टेस्टिमोनियल निकल रहे हैं, ये आपका मोमेंटम को दर्शाता है। कितने लोग स्टेज पे जा रहे हैं, लेक्चर तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन स्टेज पे कितने लोग हैं, कितने लोगों की पिन रिकॉग्निशन हो रही है, कितने लोगों की अवार्ड सेरेमनी हो रही है, ये चीजें मैटर करती हैं। तो ये आपका चौथा जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है, उसे हम बोलते हैं मोमेंटम। कितना मोमेंटम है किसी कंपनी के बीच में, किसी ग्रुप के बीच में। राइट सर? मोमेंटम से हम लोग ये समझे सर कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा इन तीनों पहलुओं को ध्यान में रख के, एक तो गोल सेटिंग काउंसलिंग हो गया, दूसरा आपने बताया सर कम्युनिकेशन, और तीसरी आपने बातचीत की है सर टेस्टिमोनियल सर। टेस्टिमोनियल्स, राइट। सो इसको टेस्टिमोनियल जो आ रहे हैं उनको हमें दिखाना भी पड़ेगा, लोगों को बताना भी पड़ेगा, रिकॉग्निशन जैसे हमारा पार्ट रहता है। और इसको हम लोग क्यों समझ सकते हैं सर कि हमने बिजनेस में ओवरऑल एक मोमेंटम बना के रखना है, या मैं इसको यूं समझूं कि जो हम काम कर रहे हैं उसकी अगर हम थोड़ी स्पीड बढ़ा देंगे, इन्हीं तीनों चीजों में कुछ लोग काम कर रहे हैं वो धीरे कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग स्पीड बढ़ा देंगे तो शायद रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। और मेरा अपना अनुभव ये कहता है डॉक्टर साहब, डायरेक्ट सेलिंग को अगर आप धीरे धीरे करोगे तो ये बहुत मुश्किल है, अगर आप स्पीड के साथ और मोमेंटम के साथ में करेंगे तो ये बहुत आसान है। और पिछले दिनों मैंने एक पायलट को इन्वाइट किया था डॉक्टर साहब, ये जानने के लिए कि फ्लाइट्स को लेके मेरी अपनी बहुत सारी क्वेरीज थी। तो डॉक्टर ढिल्लो थे, वो बैडमिंटन खेलते थे मेरे साथ में, तो वो बहुत अच्छे पायलट हैं, तो उनको मैंने इनवाइट किया और एक इंटरव्यू लिया उनका पूरा का पूरा, चैटविद सुरेंद्र बस में प्लेलिस्ट में है वो। तो उन्होंने बोला कि जहाज के लिए जो सबसे फेवरेबल चीज है ना, वो है उसकी स्पीड। ऊपर जाने के बाद जहाज जितनी हाइट पे होगा, जितनी स्पीड में आप उसको चलाएंगे, तो वो उसके लिए उतनी ही अच्छी है, उतनी ही फेवरेबल है। सो मैंने वहां से रिलेट किया कि डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर आप सही डायरेक्शन तो होनी चाहिए, लेकिन सही डायरेक्शन के साथ आप मोमेंटम और स्पीड के साथ में करते हैं तो यहाँ पे भी हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। वंडरफुल सर। एग्जैक्टली सर। तो ये चौथा सक्सेस फैक्टर था। और जो पांचवा सक्सेस फैक्टर है सर, ये एक ऐसा सक्सेस फैक्टर है जो कि पहली बार निकल के आया, मतलब ये आज से पहले था नहीं, किसी भी जगह में, किसी भी उसमें था नहीं, लेकिन स्टडी के दौरान ये निकल के आया। और ये सक्सेस फैक्टर है मेजरमेंट, कि जो हम काम कर रहे हैं, मोमेंटम कैसे आएगा, जो हम काम कर रहे हैं उसको मेजर करना जरूरी है कि हमने कितना काम किया। आप किसी भी और ट्रेडिशनल जो फ्रेमवर्क है उसकी बात करें, हर रोज DSR, डेली सेल रिपोर्ट, हर एक सेल्समैन भरता है। इसी तरीके से टूर एंड ट्रेवल का सारा प्लान बनता है, वो सभी लोग भरते हैं। लेकिन हमारे इसमें कोई ऐसा जर्नल नहीं है जिसको लोग भरते हैं, और जो लोग भरते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। अगर आप अपना प्लानर भर के रखते हो तो 100% आप सक्सेसफुल होंगे। और कोई भी ऐसा सक्सेसफुल आदमी नहीं है जो बिना प्लानर के सक्सेसफुल हुआ हो। जिसका अपना दिन जो प्लान नहीं करता तो वो सक्सेसफुल हो नहीं सकता। तो मेजरमेंट, क्योंकि जनरली जैसा हमने शुरू में भी बात की थी, नेटवर्क मार्केटिंग का एक जो नेटवर्क मार्केटिंग की एक कमी भी नहीं बोल सकते हम, और इसकी खूबी भी है, कमी भी है, कि कोई एंट्री बैरियर नहीं है, कोई एग्जिट बैरियर नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, और उनको लगता है कि यार मैं तो बड़ा काम कर रहा हूं, लेकिन वो काम कर नहीं रहे होते हैं। तो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये किस चीज से पता चलता है? ये इस चीज से पता चलता है, जब तक आपने वो लिखित में नहीं होगा, कितने प्लान दिखाए हैं, कितने का आपका सेल हुआ है, कितने दिन आपने ऑडियो वीडियो अच्छा देखा है, कितने दिन आपने किताब पढ़ी है, कितने दिन आपने कम्युनिकेशन किया है अपने डाउनलाइंस के साथ। तो ये सारी चीजें, गोल सेट किया है कि नहीं किया है तो क्या है, जब तक, और जो गोल सेट किया था वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ, कितना गैप रह गया, आपके ग्रुप में कितना गैप रह गया। तो जब तक ये मेजरमेंट नहीं होगी तब तक नेटवर्क का बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। और मेजरमेंट में ही सबसे पहली बात, क्या मेजर करना है और क्यों मेजर करना है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, एक चीज होती है जो कि एक नया कंसेप्ट है, जो कि अपनी PhD में मैंने कॉइन किया है, इसको हम बोलते हैं नेटवर्क लूप। और ये मैंने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया, एक आधा इसका रेफरेंस मेरे को रिसर्च में भी मिला, और लेकिन इसका कोई टर्म नहीं थी, तो हमने इसको टर्म दिया नेटवर्क लूप। अब नेटवर्क लूप क्या होता है? एक व्यक्ति होता है, वो जैसे ही बिजनेस में आता है, वो उसके बाद वो 2-3 महीने के अंदर अपने 5-6 लोगों को स्पॉन्सर कर देता है, या 3-4-5-6 लोगों को स्पॉन्सर कर देता है। और उसके बाद वो सारी जिंदगी उनसे आगे कभी किसी और से बात नहीं करता, वो उसी से पूछता है, हाँ जी ए, आप बताओ आपके ग्रुप में क्या हो रहा है, इस महीने का क्या गोल है, ये क्या है, वो क्या है। फिर बोलता है बी बताओ तुम क्या है। तो A B C D से आगे वो कभी जाता ही नहीं है, और वो उसी लूप में फंसा रहता है।
जो उनसे अगले हैं वो अपने लूप में फंसे रहते हैं, वो उस लूप को तोड़ना बड़ा जरूरी है। और एक मैंने बड़े सक्सेसफुल आदमी की बात सुनी थी, वो बोलते हैं नेटवर्किंग की स्पेलिंग होती है DEPTH, डेप्थ। डेप्थ बिल्ड करनी पड़ेगी, नए लोगों के साथ आपको बात करनी पड़ेगी। और जब तक आप उस लूप को नहीं तोड़ोगे और अगले बंदे के पास नहीं जाओगे, अगले बंदे का मतलब है आप इससे बात कर रहे हो, आज इससे बात करोगे, अगली बार आपको ये पता होना चाहिए कि आपका फोकल पॉइंट इससे आगे है, आपको उससे आगे निकलना पड़ेगा। और फिर आप उससे आगे निकलोगे, उससे आगे निकलोगे, और पिछले वाले फिर संभालते चलते हैं, क्योंकि उनको अपना बिजनेस संभालना पड़ेगा, उनको संभालना सीखना पड़ेगा। जब तक वो अपना बिजनेस नहीं संभालेंगे, ना आप ग्रो करेंगे ना वो ग्रो करेंगे। नेटवर्किंग में एक बड़ा दिक्कत ये है कि आदमी को लगता है वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है, क्योंकि वो उन्हीं लोगों से, उनको लगता है अपलाइन से बात कर रहा हूँ ये भी काम है, डाउनलाइन से बात कर रहा हूँ वो भी काम है। वो कर तो काम रहे हैं लेकिन कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं। तो तीसरा मेजरमेंट का सब फैक्टर होता है प्रोडक्टिविटी। डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड एक्टिविटी। आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो क्या जिससे कि कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट निकलना है, या वही अपलाइन डाउनलाइन के साथ फोन पे बातें कर रहे हो 2 घंटे? तो ये समझना जरूरी है। तो मेजरमेंट बहुत क्रिटिकल है, और ना सिर्फ वो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, वो किसी भी इंडस्ट्री में जरूरी है, लेकिन नेटवर्किंग में ये उतनी ज्यादा प्रगाढ़ता से फॉलो नहीं की जाती। तो मेजरमेंट इज द 5th क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। वंडरफुल सर, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा। पिछले दिनों सर मैं एक बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति से मिला। ही इज फ्रॉम केरला, मिस्टर रंजीत। तो उन्होंने दुबई में काम किया सर 15 साल तक, बहुत अच्छी जॉब में थे वो। फिर वो डायरेक्ट सेलिंग में आए और वो बहुत जल्दी उन्होंने एक बड़ा अच्छा मुकाम हासिल किया। तो मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बोला सर मैंने सिंपली ये किया कि जॉब में जो मैं करता था वो मैंने डायरेक्ट सेलिंग में करना स्टार्ट किया, खुद किया और अपनी टीम को उसमें लेके आया। 2-3 चीजें उन्होंने बड़ी अच्छी बताई सर। उन्होंने बोला कि मैं जॉब में 10 घंटे जॉब करता था, 10 घंटे मेरे वर्किंग आवर्स थे 10। जो 10 वर्किंग आवर्स थे वो मैंने डायरेक्ट सेलिंग में इंप्लीमेंट किए। डायरेक्ट सेलिंग में मैंने माना कि यार मैंने हर रोज 10 घंटे काम करना ही करना है। और दूसरा मैंने ये किया कि उस 10 घंटे में मैंने क्या किया उसको मेजर जरूर करना है। वो मेरा या तो वॉल्यूम बड़ा दिखना चाहिए मुझे कि भी आज इतना वॉल्यूम बढ़ गया, या मेरी प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट बढ़नी चाहिए मेरी, या मेरी फॉलोअप की लिस्ट बढ़नी चाहिए मेरी। वो जब तक बढ़ा हुआ नहीं होगा तब तक मैं ये मानूंगा कि मैंने कुछ नहीं किया। और हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री में सर बहुत सारे लोग हैं, वो कहने को तो ये कह रहे हैं कि मैं 6 साल से डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, लेकिन अगर वो अपना काम देखें तो वो क्या करते हैं, घर से सुबह निकलते हैं बैग लेके और लोगों से मिलते हैं, गप्पे मारते हैं और फिर गोल गप्पे खा के रात को वापस आ जाते हैं। तो वो अगर प्रोडक्टिविटी नहीं है, वो मेजरमेंट का कोई सिस्टम नहीं जैसा आपने बताया, क्योंकि इंडस्ट्री में है ना सर, हमारी इंडस्ट्री आजाद लोगों की इंडस्ट्री है, फ्रीडम जो लोग चाहते हैं ना उनकी इंडस्ट्री है। तो वो फ्रीडम की चाहत तो है, लेकिन वो काम पे थोड़ा सा आपको अपने आप को डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। बहुत बखूबी आपने बताया डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस 5th क्रिटिकल फैक्टर। तो इसी में सर जो आपने डिसिप्लिन की बात की, तो एक बहुत बड़े लीडर हैं किप्रोस, वो बोलते हैं आइदर यू हैव टू गो थ्रू पेन ऑफ डिसिप्लिन और यू हैव टू गो थ्रू पेन ऑफ रिग्रेट। या तो डिसिप्लिन की दर्द से गुजरना पड़ेगा या रिग्रेट मतलब पछतावे की दर्द से गुजरना पड़ेगा। और वो बोलते हैं जो डिसिप्लिन का जो दर्द है इट वेज आउंसेस, ये बहुत हल्का है, मतलब ग्रामों में है, और जो रिग्रेट का दर्द है वो कई किलो में है, कई टनों में है। तो आपकी चॉइस है, गुजरना तो दोनों में से किसी से पड़ेगा, है ना। और उसी से रिलेटेड ये मेजरमेंट है, आपने बखूबी बात की। और हम आखिरी सक्सेस फैक्टर की बात करते हैं, और जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी भी है, और इसको हमने प्री रिक्विजिट रखा था, मतलब ये स्टडी से नहीं निकला है, क्योंकि ये जो सक्सेस फैक्टर ये हर एक एजुकेशन सिस्टम में था, हर एक ने इसको क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बोला। और जब हमने थोड़ा सा सर्वे किया तो उसमें भी ये समझ में आया कि ना सिर्फ ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए बल्कि किसी भी बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई फैक्टर है तो वो ये है। और वो फैक्टर आप भी मुझे लगता है कि इससे जरूर अग्रीमेंट रखते होंगे कि 6th एंड द फाइनल सक्सेस फैक्टर इज अकाउंटेबिलिटी। और अकाउंटेबिलिटी क्या है? अकाउंटेबिलिटी बिजनेस से तो है ही है, अकाउंटेबिलिटी खुद के साथ है। मुझे एक बड़ा अच्छा वीडियो याद है एपीजे अब्दुल कलाम का, वो बोलते हैं कि सबसे पहले जो आपकी हार्मनी है वो अपने साथ होनी चाहिए। अपने साथ में अगर आपकी हार्मनी, तो आप अपने घर में हार्मनी कर सकते हो, आपके घर में शांति रहेगी, आपके घर में शांति रहेगी, आप अपने गांव को शांत रख सकते हो, आपके गांव में शांति रहेगी, आपका जो प्रदेश है वो खुशहाल रहेगा, प्रदेश खुशहाल है उससे देश खुशहाल होगा, देश खुशहाल होगा विश्व में शांति होगी। सारी चीजें अपने आप से शुरू होती है। अकाउंटेबिलिटी अपने से सच बोलूंगा, सबसे पहली बात यह है कि अपने से सच बोलूंगा, अपने से झूठ नहीं बोलूंगा।
सारी दुनिया, बहुत सारे लोग अपने आप से ही झूठ बोलते रहते हैं, हर समय अपने आप से झूठ बोलते हैं। और अगर आपको ये समझ नहीं आता कि आपको अगर प्रॉब्लम को हम बोलते हैं, रिसर्च में हम बोलते हैं कि अ प्रॉब्लम वेल डिफाइंड इज हाफ सॉल्व्ड। एक प्रॉब्लम जिसको आपने सही से डिफाइन कर दिया, वो आधी हो तो आपने उसका आधा समाधान तो ढूंढ लिया है। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग मानने को तैयार नहीं है कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, और जब तक वो मानेंगे नहीं तब तक उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी के 3 स्टेप्स हैं। अगर हम बिजनेस की बात करें, 100% यूजर होना, जिस कंपनी के साथ आप एसोसिएटेड है उस कंपनी के प्रोडक्ट यूज करने हैं। ये नेटवर्किंग की, मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट रीढ़ की हड्डी है। अगर आप प्रचार किसी और प्रोडक्ट का कर रहे हैं और यूज कोई और प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ना सिर्फ आप अपने से झूठ बोल रहे हो, ना बल्कि आप कंपनी से झूठ बोल रहे हो, अपने ग्रुप से झूठ बोल रहे हो, अपने आप से झूठ बोल रहे हो, अपने परिवार से झूठ बोल रहे हो, अपने सपनों के साथ झूठ बोल रहे हो। तो 100% यूजर होना सबसे पहली बात है। दूसरी बात है, आपको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, अपने डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे और निर्भर नहीं होना पड़ेगा। मैं आपको एक बड़ी छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ सर अकाउंटेबिलिटी की। मेरे जो अपलाइन थे, उनका नाम था कर्नल राजेश्वर, जिन्होंने मुझे बिजनेस सिखाया शुरू में। और कर्नल थे, उन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया प्रीमेच्योर, और फुल टाइम वो बिजनेस स्टार्ट किया उन्होंने, डायरेक्ट सेलिंग। तो वो सिखाते थे, तो हम उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते थे, हम वेट करते रहते थे। हम मीटिंग्स असाइन करते हैं, बोलते थे कर्नल साहब आएंगे तो वो मीटिंग करेंगे। और एक दिन हमने एक बहुत बड़े लेवल की मीटिंग रखी, एक बहुत ही हाई फाई बड़ी हाई जेंट्री के लोग हमारे साथ स्पॉन्सर हुए, उनके घर में हमने मीटिंग रखी और उन्होंने अपने सबसे बेस्ट लोगों को बुलाया और कर्नल साहब ने आना था। और जिस टाइम वो, और उस टाइम हम 23 24 साल के बच्चे थे, तो जिस टाइम वो आने लगे तो थोड़ी देर में फोन आ गया, बोलते भाई मेरा तो टायर पंचर हो गया गाड़ी का, मैं तो आ नहीं सकता। तो हमने कहा अब हम क्या करें? बोलते खुद कर लो। तो हमने कहा हम तो खुद कर ही नहीं सकते। तो लेकिन फिर हमने कैसे ना कैसे करके मीटिंग स्टार्ट की। मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसमें बड़े नेगेटिव लोग आ गए, बहुत लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला, बड़ी मुश्किल से हम वहां से अपनी जान बचा के भागे। लेकिन उस चीज ने हमें ये सिखा दिया, उस समय से हमने मीटिंग स्टार्ट कर दी करने को। और बाद में कर्नल साहब ने बोला कि तुम तो डिपेंडेंट रहते थे, और जब तक डिपेंडेंट रहोगे कभी ग्रो नहीं करोगे। बोलते मैं इसलिए जान के नहीं आया। तो हमने बोला किसी और दिन आ जाते, आज का ही दिन छोड़ना था क्या? तो लेकिन इंडिपेंडेंस जरूरी है, ये भी एक अकाउंटेबिलिटी का पार्ट है। जब तक आत्मनिर्भर नहीं होंगे आप, तब तक आप ना खुद ग्रो कर सकते हो, ना आप किसी और को, टीम को ग्रो कर सकते हो। लीडरशिप का बिजनेस है, अगर आप खुद ही लीडरशिप डेवलप नहीं कर सकते अपने अंदर, तो कुछ नहीं कर सकते। और जो सबसे लास्ट बात है और सबसे इंपॉर्टेंट भी बात है, अगर हम अकाउंटेबिलिटी की बात करें, तो वो सर वैल्यू सिस्टम है। और इसकी बातें बहुत सारी आप भी बहुत करते हो, मैंने बहुत सारे लोगों से और भी सुनी है, और मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं कि एक व्यक्ति जो अच्छा है, जिसका वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग है, उसको डायरेक्ट सेलिंग में ग्रो होते हुए समय नहीं लगता। और मैंने अभी आईडीएसए के वेबिनार में एक मेरे भाई बंधु आए थे, दीपक जी, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि अगर एक दूध को 11 डिग्री पे उबलता है दूध, तो ठंडा दूध को 11 डिग्री लगेगी उबलने में। लेकिन अगर एक उबला हुआ दूध है और उसको आप दोबारा से उबालने की कोशिश करो, तो वो 1 डिग्री में उबल जाएगा, क्योंकि उसमें पहले ही वो सारे गुण है जिससे कि वो ग्रो कर सकता है। तो वैसे ही जैसे आपने रंजीत जी की अभी बात की, तो क्योंकि रंजीत जी पहले से रड़े हुए कड़े हुए, वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग, संस्कार स्ट्रांग, वर्क एथिक स्ट्रांग, सोच अच्छी, दूसरों का भला करने वाली सोच, उसके साथ जब आदमी एक बार इंडस्ट्री में आता है तो वो एकदम से ग्रो करता है। और बहुत सारे लोग, क्योंकि फिर वही बात आती है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे आते हैं जो कि उस वैल्यू सिस्टम पे, उस तबके तक नहीं पहुंचे। और इसीलिए मैं प्रयासरत हूं कि हम इसको किसी तरीके से एजुकेशन सिस्टम के अंदर डाल सके, ताकि अच्छे लोग बिजनेस में है। अच्छे लोगों का मतलब ये है, कोई गरीब अमीर अच्छा नहीं है। अच्छे लोगों का मतलब जिनके संस्कार अच्छे हैं, जिनका वैल्यू सिस्टम अच्छा है, जिनको ये पता है कि भाई काम करना पड़ेगा, और जो काम से डरते नहीं है, जो रातों रात अमीर नहीं बनना चाहते, लेकिन जो ये सोचते हैं कि हाँ यार मैं कुछ भी करूंगा लेकिन अपने सपनों को साकार करूंगा। तो ऐसे वैल्यू सिस्टम वाले लोग जिस दिन इस बिजनेस में आने लग जाएंगे, उस दिन हम चाइना, अमेरिका, किसी को भी पीछे छोड़ देंगे। हिंदुस्तानी किसी से पीछे नहीं है। वंडरफुल डॉक्टर साहब, अल्टीमेट आपने बात की अकाउंटेबिलिटी को लेके, और मुझे जब आप कर्नल साहब की बात याद कर रहे थे तो मुझे घटना याद आ रही थी। मुझे अच्छे से याद है, वो मीटिंग थी पानीपत में। पानीपत में हाईवे पे हरियाणा टूरिज्म का एक रिसोर्ट है, स्काईलार्क, और अक्सर जो हाईवे पे चलने वाली बसेस वहां पे रुकती हैं। तो स्काईलार्क में हमने मीटिंग की शुरुआत की थी, डायरेक्ट सेलिंग की। 2001 की बात है शायद ये। तो हमारे प्लाइन ने आना था जयपुर से, तो उनसे रेगुलर बातचीत हुई कि हाँ ठीक है, मैं जयपुर से निकल गया हूँ, करनाल बाईपास पहुंच गया हूँ, तो बस मैं आने वाला हूँ।
और फाइनली उन्होंने ये बोला कि भाई गाड़ी में पंचर हो गया है और मैं आने की स्थिति में नहीं हूँ। हमने कहा कि सर हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, लोगों को तब तक बैठा के रखते हैं। तो फाइनली उन्होंने बोला कि नहीं अभी आने वाली स्थिति नहीं है, बिल्कुल ब्लास्ट हो गया है टायर, और बिल्कुल ये तो टायर भी चेंज करना पड़ेगा और हो नहीं पाएगा। तो डॉक्टर साहब हम इतना घबरा गए उस समय कि अब क्या होगा, लोग आए हुए हैं और बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो जैसे तैसे हमने भी अपना काम पूरा किया, ड्यूटी पूरी की कि भाई आना था, आ नहीं पाए। और वो एक बड़ा सबक मिला, और उस दिन हमने भी मतलब बोर्ड पे खड़ा होना शुरू किया था, तो शायद उसके बाद में वो टर्निंग पॉइंट बना है। और मुझे लग रहा है कि ये सारे अप्लायंस जैसा करते हैं, ये एक टेक्निक है, इसको इस्तेमाल किया जाता है बेहतरीन तरीके से। डॉक्टर साहब आपने बताया, और आपका जो 6 सालों का रिसर्च है सर, वो आपने इन 30 मिनटों में हमें दिया, बेहतरीन तरीके से दिया, आसान भाषा में दिया। हम बहुत आपके आभारी हैं डॉक्टर साहब। और मैंने व्यूअर से बीच में बोला था कि आप कमेंट्स में जरूर लिखिए, अगर आप चाहेंगे डॉक्टर साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो 6 फैक्टर्स हैं उन पे तो कम से कम एक वीडियो तो हम बनाएं। जो 3 सब फैक्टर हैं उन पे भी हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि आपका जो ये खजाना है ना सर, जो अनुभव और जो समय आपने दिया है, ये इंडस्ट्री के बहुत काम का समय है। और चूंकि आपको